बीए भाग तृतीय में भारतीय समाज पुस्तक में हम पश्चिमीकरण की अवधारणा तथा विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। आज हम पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतीय सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। देखिए, पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतीयों में खान पान, रहन सहन, प्रथाओं, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले। अंग्रेजों ने यहाँ 150 से अधिक वर्षों तक राज किया। उस राज के दौरान हमारे भारतीय समाज में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए। उन परिवर्तन का मुख्य कारण पश्चिमी संस्कृति के मिलने से है। अब हमारे भारतीय समाज में कौन कौन से परिवर्तन हुए उसका हम अध्ययन आज करेंगे। जो पहला परिवर्तन देखने को मिला वह खान पान व रहन सहन में परिवर्तन हुआ। अंग्रेजों के संपर्क के कारण भारतीयों के खान पान एवं रहन सहन में कई परिवर्तन हुए। परंपरात्मक व्यवस्था में ब्राह्मण एवं उच्च वर्ग के व्यक्ति शाकाहारी थे। वे मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते थे। कई प्रकार के कंदमूलों जैसे आलू, लहसुन, प्याज, चुकंदर आदि का भी प्रयोग वे नहीं करते थे। भोजन करने से पहले स्नान करते थे और आंगन को लीप कर शुद्ध करके शुद्ध वस्त्र पहनकर भोजन किया जाता था। किंतु अंग्रेजी प्रभाव के कारण अब सभी जातियों में व्यक्ति मांस, मदिरा व अंडे आदि का सेवन करते हैं और सभी प्रकार के कंद जैसे आलू, लहसुन, प्याज, चुकंदर आदि का भी प्रयोग करने लगे। अब भोजन से पूर्व स्नान करना और शुद्ध वस्त्र धारण करना आवश्यक नहीं समझा जाता है। अब भोजन करते समय जूता उतारना आवश्यक नहीं माना जाता। होटलों व जलपान ग्रहों से बना भोजन, चाय, कॉफी, बिस्कुट, केक, आइसक्रीम, मिठाई, नमकीन आदि का भी अब लोग सेवन करने लगे हैं, जिनसे पहले परहेज रखा जाता था। सिगरेट व चुरुट आदि पीने का प्रचलन भी बढ़ा। अब लोग धोती व कुर्ते के स्थान पे पेंट कोट, शर्ट, टाई, हेट का प्रयोग करने लगे और बाल रखने का प्रचलन बढ़ा। स्त्रियां लहंगा व साड़ी के स्थान पर जींस, मैक्सी, गाउन, टॉपलेस वस्त्र धारण करने लगी। जोड़े व बॉब कट बाल रखने का प्रचलन बढ़ा। सौंदर्य प्रसाधनों का भी अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा। दूसरा जो सामाजिक परिवर्तन हुआ पश्चिमी के कारण वह था सामाजिक और संस्थाओं में परिवर्तन। पश्चिमीकरण के कारण भारतीयों के सामाजिक जीवन एवं संस्थाओं में भी अनेक परिवर्तन हुए। जैसे जाति प्रथा में परिवर्तन हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले जाति प्रथा कठोर थी। विभिन्न जातियों की स्थिति ऊंची व निम्न थी। जातियों में परस्पर खान पान व मेलजोल का प्रतिबंध था। छुआछूत की भावना का प्रचलन था। प्रत्येक जाति का अपना एक वंश परंपरागत व्यवसाय था और विभिन्न जातियां जजमानी प्रथा द्वारा एक दूसरे की सेवा करती थी। एक जाति का व्यक्ति अपनी जाति में विवाह करता था। प्रत्येक जाति की जाति पंचायतें थी जो अपने सदस्यों से जाति नियमों का पालन करवाती थी और उनका उल्लंघन करने वालों को दंड देती थी। जाति ही व्यक्ति का समाज में पद और भूमिका तय करती थी। व्यक्ति का मूल्यांकन अब जाति के आधार पर नहीं होकर उसके गुणों के आधार पर होने लगा। खान पान संबंधी जातीय निषेधों में कमी आई तथा जातीय पंचायतों का महत्व घटा। पश्चिम के वैधानिक एवं समानता के मूल्यों ने जातीय भेदभाव कम और समानता के विचारों का प्रसार अधिक किया। जाति प्रथा में परिवर्तन के अतिरिक्त विवाह में परिवर्तन देखने को मिला। परंपरात्मक हिंदू समाज में एक व्यक्ति को अपनी जाति में विवाह करना होता था। विधवा विवाह प्रचलित नहीं था तथा बाल विवाह किए जाते थे। बहुविवाह, कुलीन विवाह तथा कन्यादान की प्रथा का प्रचलन था और विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता था तथा तलाक का प्रचलन नहीं था। विवाह में सैपंड, सैप्रवर तथा सैगोत्र के नियमों का पालन किया जाता था। किंतु पश्चिमी समाजों के प्रभाव के कारण विवाह के नियमों में परिवर्तन हुए। बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह,
अंतर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह तथा कोर्ट मैरिज देखने को मिली। सपिंड, सप्रवर तथा सगोत्र के नियम ढीले पड़ गए। विवाह को धार्मिक संस्कार के स्थान पर समझौता माने जाने लगा। पत्नी पति को परमेश्वर न मानकर एक मित्र या सहयोगी समझने लगी। तलाकों का प्रचलन बढ़ा। कुलीन विवाह तथा बहुविवाह समाप्त हुए और एक विवाह को भी उत्तम माना जाने लगा। इस प्रकार भारत में विवाह संस्था में परिवर्तन हुए। परिवार में परिवर्तन हुए। भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व जॉइंट फैमिलियां देखने को मिलती थी, जिसमें दो से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे, एक स्थान पर भोजन करते थे, एक स्थान पर पूजा करते थे, और परिवार का जो मुख्य होता था वह वयोवृद्ध व्यक्ति होता था। किंतु पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण जॉइंट फैमिलियों के जगह पर न्यूक्लियर फैमिलियों का प्रचलन हुआ। पश्चिम ने भारतीयों को व्यक्तिवाद, भौतिकवाद, अस्तित्ववाद और समानता के विचारों से परिचित करवाया। फलस्वरूप परिवार के सदस्यों ने व्यक्तिगत अधिकारों और कर्ता के नियंत्रण से स्वतंत्रता की मांग की। दूसरों के लिए त्याग व बलिदान के स्थान पर लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थों की भावना पनपी। इन सभी के सामूहिक प्रभाव के कारण जॉइंट फैमिलियों पर विपरीत प्रभाव पड़ा और वे टूटने लगी तथा पति पत्नी व बच्चों से निर्मित छोटे परिवारों में रहने की प्रवृत्ति बढ़ी। पश्चिमीकरण के प्रभाव से स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन देखने को मिला। स्त्रियों को शिक्षा दी जाने लगी, उनका मानसिक विकास हुआ, वे पश्चिम के साहित्य के द्वारा मूल्यों और आदर्शों से परिचित हुई तथा उनमें जागृति आई। स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के भी अनेक प्रयास किए गए। सती प्रथा का अंत हुआ तथा साथ ही बाल विवाह का भी अंत हुआ। विधवा विवाह प्रारंभ हुए। स्त्रियों का कार्य क्षेत्र अब केवल घर ही नहीं बल्कि पुरुषों के समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में कार्य करने लगी और स्त्री पुरुष की समानता के विचार पनपे। पश्चिमीकरण के कारण धार्मिक जीवन में परिवर्तन देखने को मिले। अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत में अनेक धार्मिक अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, ढोंग आदि का प्रचलन था और धर्म के नाम पर यहाँ अनेक प्रकार की बुराइयां पनपी थी। सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, देवदासी प्रथा, छुआछूत, विधवा पुनर्विवाह निषेध, मानव बलि, पर्दा प्रथा, मृत्युभोज आदि बुराइयों का संपूर्ण भारत में बोलबाला था और इन्हीं सभी की पुष्टि को धार्मिक आधार पर की गई थी। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से और ईसाई धर्म के प्रचार के कारण इन धार्मिक बुराइयों की समाप्ति हो गई और अनेक प्रकार के सुधारवादी आंदोलन देखने को मिले। सामाजिक जीवन और संस्थाओं में परिवर्तन के अतिरिक्त अब राजनीतिक जीवन में भी अनेक प्रकार की परिवर्तन देखने को मिले। अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में रियासतें तथा राज्य रजवाड़े थे और छोटे छोटे भूक्षेत्रों पर सामंतों का शासन था। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती थी जो गांव का शासन संबंधी कार्य करती थी। शासन कार्य में धार्मिक नियमों का पालन किया जाता था। प्रत्येक सामंत के शासन में अपने अपने नियम थे। इस प्रकार अंग्रेजों से पूर्व भारत प्रशासनिक दृष्टि से कई टुकड़ों में बंटा हुआ था और सामंत लोग परस्पर युद्ध किया करते थे। किंतु जब भारत में अंग्रेजों का राज्य स्थापित हुआ तो उन्होंने पंचायतों के अधिकार छीन लिए। शासन में धार्मिक सिद्धांतों का बहिष्कार किया गया तथा संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सत्ता के अधीन संगठित किया गया। देश के विभिन्न भागों में प्रचलित कानूनों को संहिताबद्ध करवाया और एक सामान्य न्याय व्यवस्था लागू की गई। साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिले। पश्चिमीकरण का भारतीय साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा क्योंकि अंग्रेजी साहित्य विश्व प्रसिद्ध समृद्ध साहित्य है। अंग्रेजी भाषा के द्वारा भारतीय विद्वान विश्व के अन्य साहित्यकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में समर्थ हुए और हिंदी तथा अन्य प्रांतीय भाषाओं के साहित्य भी समृद्ध हुए। अंग्रेजी भाषा के अनेक शब्दों का प्रयोग भारतीयों द्वारा किया जाने लगा। हिंदी में कहानियों, उपन्यासों, लेखों तथा गद्य साहित्य का प्रयोग बढ़ा। पश्चिमीकरण के कारण ललित कला पर भी प्रभाव देखने को मिला। ललित कला के क्षेत्र में भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों द्वारा भारत के प्रमुख नगरों में भवन निर्माण का कार्य करवाया गया जिसमें रोमन तथा विक्टोरिया युग की स्थापत्य कला का सम्मिश्रण पाया गया। चित्रकला में ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा के साथ साथ कला केंद्रों को भी स्थापना की जहां पाश्चात्य परंपराओं के अनुसार ड्राइंग, मॉडल व चित्र बनने लगे। नृत्य व संगीत कला में भी परिवर्तन देखने को मिला। अंग्रेजों ने के भारत के आने से पूर्व नृत्य व संगीत का क्षेत्र संकुचित हो गया
था जो, और यह कुछ राजघरानों तक ही सीमित रहा, किंतु पश्चिम प्रभाव के कारण नृत्य एवं संगीत के क्षेत्र में जागृति आई। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिले। परंपरागत भारत में शिक्षा का गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी। शिक्षा सभी लोगों को उपलब्ध नहीं थी, लेकिन पाश्चात्य संपर्क के आने के कारण शिक्षा सभी को दी जाने लगी। अंग्रेजों ने यह सार्वभौमिक शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की। अब सभी वर्गों एवं जातियों के व्यक्ति अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने लगे। इससे शिक्षा का प्रसार हुआ। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को राज्य की सेवा में प्राथमिकता दी गई। इस शिक्षा में उदारवाद, धर्मनिरपेक्षता, विज्ञानवाद, प्रजातंत्र, समानता व स्वतंत्रता के आदर्श नहीं थे। आर्थिक क्षेत्र में अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले। अंग्रेजों के भारत के आने से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी जो कृषि एवं कुटीर व्यवसायों पर आधारित थी। प्रत्येक गांव लगभग एक स्वतंत्र इकाई था। गांव में उत्पादन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ही होता था। साप्ताहिक हाट एवं बाजारों या मूल्यों के अवसर पर आसपास के लोग अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने आ जाते थे। उत्पादन मानव व पशु शक्ति के द्वारा छोटे पैमाने पर होता था, किंतु अंग्रेजों ने भारत में बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए और उत्पादन की जनशक्ति द्वारा मशीनों की सहायता से तेज गति से उत्पादन होने लगा। जब मानवतावाद की बात करें तो डॉक्टर श्रीनिवास का मत है कि पश्चिमीकरण ने भारत को मानवतावादी मूल्य प्रदान किया। मानवतावाद का अर्थ है कि किसी धर्म, जाति, लिंग, आयु तथा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना सभी लोगों के कल्याण में समान रुचि रखना। प्राचीन भारत में प्रचलित कानूनों का समान अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था नहीं थी। वर्ण, धर्म, जाति व पद के आधार पर अलग अलग प्रकार का दंड दिया जाता था। अंग्रेजों ने विषमता को समाप्त कर सारे देश में समान कानून लागू किया और उसे मानवतावादी आधार प्रदान किया। मानवतावाद के दो तत्व सम्मिलित हैं, समतावाद तथा लौकिकरण। इस प्रकार पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के संपर्क में आने से या पश्चिमीकरण होने से भारतीय समाज में अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले। धन्यवाद।